मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर मोड़ पर एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी। लड़ने वालों के कदमों पर सारा जहां होता है। सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं पंकज शर्मा। हम हर रोज की तरह एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए जरूरी खबरों का बुलेटिन लेकर। आज खबरों में क्या है खास ये तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको देंगे हेल्थ मंत्र और बताएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। यह अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें अब तक 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। जंगलों में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कुपवाड़ा में ही 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही है। एक अधिकारी के मुताबिक सेना और पुलिस के संयुक्त बल ने खुफिया जानकारी के आधार पर 2 वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान शुरू किया। बातरखानी वनों में आतंकवादी के मौजूद होने की खबर मिलने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। बीच बीच में दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। अब ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। दूसरी तरफ हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। और इसी बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। साथ ही आतंकियों की तलाशी भी जो है चल रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सेना की 6 आतंकी अब तक मार गिराए हैं। यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। 6 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। कल से यह चल रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे आरिश बिलाल, हमारे संवाददाता हैं। आरिश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आ रही है? मोनिका, जैसा आपने कहा कि हंदवाड़ा में जो है आज सुबह एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, जबकि लोला में कल 6 मिलिटेंट जो है वो मार रह गए हैं। दोनों जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और दोनों जगह पे अभी भी ऑपरेशन जारी है। और जो हंदवाड़ा की खबर है, ये कल देर रात से झड़प जारी है और इसमें आज सुबह जो है एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि पिछले कई दिनों से कुपवाड़ा में इस तरह की झड़पें जो वो आए दिन हो रही हैं, क्योंकि माना जाता है कि कुपवाड़ा आरिश, कुछ पता चल पाए कितने आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं? देखिए मोनिका, ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे अभी तक जो है 6 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और माना जाता है कि मिलिटेंट का एक बड़ा ग्रुप जो है वो इस तरफ आने में कामयाब हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर जो है मिलिटेंट का वो उसके भी जानकारी नहीं है। आरिश, बीते कुछ दिनों से लगातार ये जो है मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं, आतंकियों घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान सक्रिय हो गया लगता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस वक्त जो पहाड़ों पे है वो बर्फ पिघल जाती है और जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स है वो खुल जाते हैं। यही वजह है कि इन दिनों में इन्फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा कोशिशें होती है और जैसा हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो मिलिटेंट ग्रुप है वो इस तरफ आने में कामयाब हो रहे हैं और यहाँ पे फौज के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है। कुछ जो है वो मारे जाते हैं और कुछ जो है वो हिंटरलैंड में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। धन्यवाद आरिश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। अगली खबर मोनिका दिल्ली से है। बिल्कुल है, दिल्ली में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच की जंग है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एमएम खान की हत्या के मामले में उपराज्यपाल की भूमिका संदिग्ध है। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि एलजी ने एमएम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनडीएमसी को क्यों लिखा था। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एलजी की गिरफ्तारी की मांग भी की है। उधर उपराज्यपाल नजीब जंग ने एनडीएमसी के अधिकारी एमएम खान की हत्या के मामले में उनकी भूमिका पर सवाल उठाने की कड़ी निंदा की है। जंग के दफ्तर की ओर से जो है जारी किया गया बयान में कहा गया है कि एमएम खान की हत्या दुखद है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा आधारहीन है। इस राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश दुखद है। आपको बताएं कि 16 मई को एमएम खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में आम आदमी पार्टी बीजेपी सांसद महेश गिरी पर भी कार्रवाई की मांग कर चुकी है और उनकी भूमिका पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन अब उन्होंने सीधे नजीब जंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से दिल्ली में जंग देखने को मिल रही है। और दिल्ली में एनडीएमसी अफसर एमएम खान की हत्या के मामले में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी सांसद महेश गिरी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस मामले में उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने नजीब जंग को एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर चुनौती देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है।
सांसद महेश गिरी का धरना अभी खत्म ही हुआ कि आम आदमी पार्टी ने एमएम खान हत्याकांड पर सियासत शुरू कर दी है। एमएम खान की हत्या में पहले सांसद महेश गिरी, एमडीएमसी के उपाध्यक्ष कंवर सिंह तंवर पर आरोप लगाने के बाद अब उपराज्यपाल पर आरोप लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर एमएम खान के हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप जड़ दिया है। इस पूरे हत्याकांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननीय उपराज्यपाल की क्या भूमिका रही और किस प्रकार से उन्होंने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं रमेश कक्कड़, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और इस ईमानदार अफसर जिसकी हत्या हो गई, जिसकी हत्या करवा दी गई, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एनडीएमसी को चिट्ठियां लिखी, दबाव बनाया, वो सारे तथ्य आज हम आपके समक्ष रखेंगे। दरअसल टैंकर घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और नजीब जंग पर हमलावर हो गई है। बुधवार को आप विधायक सोमनाथ भारती ने एलजी को खुद पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर दी थी। आप विधायक अपनी मांग के साथ एलजी से मिलने तक पहुंच गए, लेकिन एलजी ने मिलने से इनकार कर दिया। आपकी इस हमलावर राजनीति के खिलाफ एलजी ने भी जवाब देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी इस हत्याकांड पर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी ने भी आरोपों के साथ आप पार्टी को जवाब दे दिया है। पब्लिक के सामने वो लेटर लाए जो मैंने लिखा हो। जब लेटर ही ना लिखा हो तो कहां से ये बात आएगी? मैं वही बार बार कहना चाहता हूं, ये कोई ना कोई इन लोगों ने इसमें कहीं फंस चुके हैं। ये साजिश है, बार ये आप देख रहे हैं। पहले तो जवाब देने के लायक नहीं बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने के लिए। तो मैं कमिश्नर को लिख रहा हूं, केजरीवाल मुख्य गवाह बन रहा है, तो आप कृपया मेरे आग्रह पे इन्वेस्टिगेट करें और केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए और उसके पास कोई सबूत है तो पेश कर दे। 21 विधायकों के लाभ के पद पर सवालों से घिरी पार्टी और टैंकर घोटाले में केजरीवाल पर उठ रहे सवालों पर आम आदमी पार्टी ने एमएम खान हत्याकांड को हथियार बना लिया है। सवाल ये है कि जब खान हत्याकांड पर पुलिस जांच कर रही है, आरोपी पकड़े जा चुके हैं, ऐसे में आप पार्टी किस जांच के आधार पर आरोप लगा रही है? ये मसला भी आरोपों की सियासत का सिर्फ एक हिस्सा तो नहीं। राकेश सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ न्यूज रूम से आरती पांडे। आरती, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जांच अभी भी चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी खुद पर जो है केस दर्ज करें और जो है एलजी की गिरफ्तारी की मांग भी उन्होंने कर दी है। दूसरी तरफ महेश गिरी कह रहे हैं कि जांच की जानी चाहिए और केजरीवाल को बुलाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एलजी हाउस लगातार इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। जिस तरह से अब जो नया आरोप लगाया गया है कि महेश गिरी और करण सिंह तंवर के साथ साथ एलजी पर भी इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक लेटर लिखा गया था एलजी की तरफ से जिसमें कि एमएम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था। किस आधार पर यह कार्रवाई के लिए कहा गया था, ये बहुत बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है और इसी के आधार पर उसका कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये बीजेपी के दोनों नेताओं के साथ ही एलजी साहब के ऊपर भी होनी चाहिए। और साथ ही 2 दिन पहले जिस तरह से 12 जो विधायक गए थे आम आदमी पार्टी के मिलने के लिए और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी एलजी साहब की, हालांकि एलजी हाउस की तरफ से कहा गया है कि समय नहीं लिया गया था इस मुलाकात के लिए, लेकिन इसको भी एक आधार बनाते हुए राजनीति करने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब 49 दिन की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उस समय 4 एफआईआर दर्ज की गई थी शीला सरकार के समय जो घोटाले हुए थे, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसीपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसको लेकर एलजी साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कोशिश रही है कि कांग्रेस नेताओं को वो बचाएं, साथ ही एसीबी प्रमुख जो हैं एमके मीणा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक एमएम खान के मामले की बात है तो पुलिस लगातार कहती रही है कि जो भी आरोपी इसमें हैं वो तुरंत 24 घंटे के बाद पकड़ लिए गए थे, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर किस तरह के सबूत हैं आम आदमी पार्टी के पास, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल तो पुलिस लगातार इन आरोपों को नकार रही है। और जो ताजा आरोप लगाया है कि एमएम खान के खिलाफ जो कार्रवाई के लिए एक लेटर
लेटर लिखा था एलजी साहब ने, इसको लेकर खुद एलजी साहब अपने खिलाफ मामला दर्ज करवाए, जिसको लेकर लगातार। क्या लगता है ये नजीब जंग और केजरीवाल के बीच की जंग देखने को मिल रही है, क्या मोड़ लेगी अब? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है ये पूरी लड़ाई, क्योंकि जब से शीला दीक्षित को लेकर ये जो पूरा मामला है टैंकर घोटाले का, इसमें केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है एसीबी ने, तो कहीं ना कहीं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि शीला सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय केजरीवाल के खिलाफ इसमें कार्रवाई को लेकर आगे कोशिशें की जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बाकी किसी मामले को लेकर यानी आरती, एक बार फिर से आरोप का जवाब आरोप से, अगर केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा तो केजरीवाल जो है फिर एक बार जो है एलजी पर निशाना साधेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां तक ये जो एमएम खान का मामला है, हालांकि इसमें एक सवाल जो लगातार महेश गिरी जो धरने प्रदर्शन के लिए बैठे थे उनके घर के बाहर, उनका कहना था कि उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं लिखा गया था एलजी साहब को कि एमएम खान के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से एलजी साहब ने खुद इस बात को माना कि एक लेटर उनकी तरफ से लिखा गया था, और कहीं ना कहीं इसी को ही आधार बनाया है आम आदमी पार्टी ने कि ये कार्रवाई के लिए क्यों लिखा गया था, इसको आधार बनाते हुए खुद एलजी साहब अपने खिलाफ मामला दर्ज करवाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आरती पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी वाटर टैंकर घोटाले से जुड़ी है। मोनिका, वाटर टैंक घोटाले को लेकर दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से भी पूछताछ होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल मंत्री कपिल मिश्रा को 400 करोड़ रुपए के कथित पानी टैंकर घोटाले के सिलसिले में नोटिस भेजा है। एसीबी प्रमुख एमके मीणा ने कहा है कि कपिल मिश्रा को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि मामले में कार्रवाई करने में देरी क्यों हुई। इससे पहले पानी टैंकर घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतों में दीक्षित और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि दीक्षित और केजरीवाल दोनों से पूछताछ की जाएगी। वहीं कपिल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर घोटाले के सिलसिले में दीक्षित के खिलाफ या तो सीबीआई या फिर एसीबी जांच की सिफारिश करने को कहा था। और बढ़ते हैं आगे, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की बैठक एक बार फिर शुरू हो चुकी है। अभी तक भारत की एंट्री पर गतिरोध बरकरार है। कल एनएसजी में भारत को शामिल करने पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। चीन के अलावा ब्राजील, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड ने कहते हुए भारत की एंट्री का विरोध किया है कि ये गैर एनपीटी देश है। आयरलैंड और तुर्की ने भी भारत का विरोध किया। हालांकि मेक्सिको ने भारत का समर्थन किया है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में इस मुद्दे पर जारी स्पेशल सेशन में भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को एनएसजी में एंट्री को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। पाकिस्तान ने एनएसजी में एंट्री की भारत की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश भी की। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी एससीओ सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने जिनपिंग से कहा कि एनएसजी मेंबरशिप को लेकर भारत को किसी तरह की छूट मिलती है तो इससे साउथ एशिया में सामरिक स्थिरता को नुकसान होगा। इससे पहले एनएसजी की सदस्यता के लिए चीन से समर्थन मांगते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पीएम ने अनुरोध किया कि भारत की आवेदन का निष्पक्ष और उद्देश्यपरक मूल्यांकन किया जाए, जो कि सियोल में चल रहे 48 देशों के समूह के सामने है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सिद्धार्थ, सवाल यही कि चीन एक बार फिर लगातार जो है अड़ा हुआ है, अपने रुख पर बरकरार है। नॉन एनपीटी मेंबर्स का ही मुद्दा है या कुछ और भी बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरीके से मजबूत हो। जो ये एनएसजी ग्रुप है, इसकी जो नींव रखी गई थी उसके लिए भी भारत ही जिम्मेदार है, और भारत की वजह से ही पूरा ये ग्रुप बना था। जब 1974 में पहली बार भारत के अंदर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके बाद ये 48 देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया था, और इसकी बड़ी अगुवाई जो है वो अमेरिका कर रहा था। उस वक्त रूस के साथ भारत के संबंध ज़्यादा अच्छे थे बनिस्बत अमेरिका के, और हमेशा से ही जो ये बड़े बड़े देश हैं उनको ये बात ज़रूर अखरती रही है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर तोला जाता है। यही कारण है कि इसी को लेके आधार बनाया जाता है जो भी देश भारत का अगर विरोध करते हैं। चीन का विरोध करना इसलिए भी बड़े तौर पर जो है वो समझ में आता है कि अगर भारत को एनएसजी के अंदर जो है सदस्यता मिलती है तो बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी होगा भारत को, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी
प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भारत को इसके अंदर सफलता मिलेगी। तो अब तो चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत जो है एनर्जी का सदस्य बने। फिलहाल 5 ही देश हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है। आज भी मीटिंग जारी रहेगी और 26 देश जो है कम से कम वो 7 होने चाहिए। तो फिलहाल सिद्धार्थ, चीन के अलावा कई और देशों ने भी जो है भारत का विरोध किया है, तो क्या लगता है आज क्या उम्मीद है? देखिए, बड़ा रुख जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का साफ होना चाहिए, जो कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत जो है एनएसजी के अंदर शामिल हो। हालांकि उनकी एक बात जरूर जो है वो सोचने लायक है, वो ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पावर्स का बैलेंस भी बना रहे। तो ऐसे में उनका रुख जरूर साथ में है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई वाली बात वहां पर आ रही है। अगर अमेरिका साथ रहता है और रूस साथ रहता है, तो 2 बड़े देश अगर साथ देते हैं भारत का, तो ऐसे में सफलता जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी डगर कठिन है। आज फिर दोबारा से जो है बैठक जारी है और कुछ देर बाद ही और बाकी देशों का भी रुख जो है वो साफ हो जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, किस तरफ हिंदुस्तान की कोशिशें बढ़ रही हैं, क्योंकि 2008 से ये कोशिशें की जा रही थी। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार पहले दर्शकों को सुनाए थे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का और रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय का इस पर क्या कहना है। अभी मीटिंग खत्म हो गई, अभी समाप्त हुई है मीटिंग, लेकिन कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। अभी ये मालूम नहीं कि आज क्या हुआ। कल मीटिंग चलती रहेगी। The NSG, Nuclear Suppliers Group, is a group of 48 members, and each of them have to say a yes if India wants to get membership. So Prime Minister Modi is in Tashkent for the SCO meeting, which we're sure of becoming a member because it's all sorted out in Tashkent. The President of Uzbekistan has assured us. और सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के नाम पे चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जाते हैं, चीनी राष्ट्रपति से मिलते हैं और इसी मुद्दे पर जो है डिस्कशन भी करते हैं। देखिए, इन दोनों ही देशों की चिंता लाजमी है, क्योंकि दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत अगर मजबूत होता है तो इन दोनों के ऊपर असर होगा। यही कारण है कि दोनों देश लामबंदी कर रहे हैं। इसमें चीन को जरूर महत्व दिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश है महज दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ चीन का ही विरोध ऐसा है जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा बाकी जो है भारत के लिए राह मुश्किल नहीं लगती है। बिल्कुल, धन्यवाद सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। मोनिका, खबरों के अलावा सेहत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बारी है हमारे आज के हेल्थ मंत्र के बारे में जानने की। जी हाँ, आज का हेल्थ मंत्र मोटापे से जुड़ा है। मोटापा यानी ओबेसिटी, यानी कि बीमारी। ओबेसिटी को बीमारी करार दिया गया है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद ही पानी पिएं। इससे पहले पानी पीना अवॉइड करें, पानी ना पिएं, आधे घंटे का गैप रखें। और इसके अलावा खाना जल्दी नहीं खाएं, आराम से चबा के खाएं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीच बीच में पानी पिएं, लेकिन पानी को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है डाइजेशन अच्छे से हो पाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर अब दिल्ली से है। कल देर रात दिल्ली के इंडिया गेट के करीब राजपथ पर एक बार फिर एक परिवार के साथ हुई मारपीट और झपटमारी। जी हां, दिल्ली के तिलक नगर का रहने वाला एक परिवार इंडिया गेट घूमने के लिए आया हुआ था। पीड़ित महिला के मुताबिक रात करीब 1 बजे के आसपास जब वो वॉशरूम के लिए अपनी बहन के साथ राजपथ के लॉन में गई तो तभी वहां कुछ लोगों ने उसे आवाज़ दी और उसके मुताबिक जब वो थोड़ा और आगे गई तो उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि महिला की आवाज़ सुनकर जब उसका पति वहां पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। महिला के मुताबिक इसी दौरान वहां कुछ और महिलाएं पहुंच गई जिन्होंने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। वॉशरूम करने में मेरी सिस्टर और मेरी बेटी आई थी तो किसी ने आवाज मारी कि यहाँ मत करो, यहाँ सांप है। तो हम लोग आगे मैंने बोले टंगी हुई थी इनके, तो मैंने सोचा कि कोई बॉल वाला ऐसे बदतमीजी कर रहा है, एक बार जाकर बोलते हैं। मैंने कहा भैया ऐसे किसने आवाज लगाई कि सांप है? हमने नहीं लगाई ऐसा मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को, आपके घर में भी बहन बेटी है, ऐसा किसी के सबको अपनी समझना चाहिए बहन बेटी, ऐसा मैंने बोला। तो इधर से एक लेडीज और आ गई और 3 आदमी आए उसके साथ। जो अभी येलो सूट में लेडी आपने देखी है वो व्हाइट सूट में थी पहले, वही आई, उसने बोला आके
तू ये क्या कर रही है, तू गालियां बकने लगी मुझे गंदी गंदी। और खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे विवेक शर्मा, हमारे संवाददाता है। विवेक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस मामले में? देखिए, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जो महिला का बयान है उसमें 2 से 3 लोग बताए गए थे और साथ में जो महिला उनके साथ थी, उनके साथ जो और भी लोग शख्स मौजूद थे। फिलहाल पुलिस कह रही है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद विवेक पूरी जानकारी के लिए। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के आरोपी मुनीर का साथी आशुतोष मिश्रा, उसको जो है लूट के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष 29 नवंबर 2014 को दिल्ली के कमला नगर इलाके के सिटी बैंक के एटीएम से 1.5 करोड़ की लूट का आरोपी है। पुलिस के हाथ इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें नजर आ रहा है कि आशुतोष और मुनीर बाइक पर सवार होकर लूट को अंजाम देने आए थे। आशुतोष ने बाइक से उतरकर गोलीबारी की और पैसे लेकर भाग आया, जबकि मुनीर गार्ड को गोली मारकर बाइक पर ही बैठा रहा। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज है, जो कि 2014 का यह मामला है। आशुतोष के हाथ लगने से पुलिस को मुनीर के पकड़े जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुनीर पोखरा के पास ही कहीं छिपा हुआ है। आईबी स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की 6 टीमें उसे तलाश रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस यूपी एसटीएफ के गिरफ्तार किए गए आरोपी अतिउल्लाह की रिमांड लेने की कोशिश में भी लगी है। और तस्वीरें दिल्ली से ही हैं, जहां एक कार में भयंकर आग लग गई। बुराड़ी के पास रिंग रोड पर यह दुर्घटना हुई। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग ने भयानक रूप ले लिया था। और जब तक दमकल कर्मी वहां पहुंचते और फायर फाइटर्स अपना काम करते, आग जलकर खाक हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक की दौड़ से बाहर हो गए हैं स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह। विजेंदर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के पेशेवर मुक्केबाजों को अनुमति देने के फैसले के बाद से रियो के लिए क्वालिफाई करने पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन विकास कृष्णन के 75 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में जगह बनाने से स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। विकास ने जगह बना ली है, क्वालिफाई कर लिया है और इसी के साथ ही अब टिकट विजेंदर को नहीं मिला है। ब्रिटेन में जनमत संग्रह के शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती नतीजों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तक के नतीजों के मुताबिक 50.08 ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह के चलते ब्रिटेन का भविष्य एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह से यह फैसला होगा कि ब्रिटेन 28 देशों के संगठन में रहेगा या इससे अलग हो जाएगा। और लगातार बदल रहे हैं ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जर्मनी के एक सिनेमा हॉल में गुरुवार की शाम फायरिंग से दहल गया जर्मनी, जिसमें करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद हॉल में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। बताया जा रहा है कि हमलावर हाथ में बंदूक लिए सिनेमा हॉल में घुसा और वहां मौजूद दर्शकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फ्रैंकफर्ट के पास विनहम में मौजूद किनोप्लेक्स नाम के इस हॉल में घुसने के बाद हमलावर ने हॉल को अंदर से बंद कर लिया था। और अब बारी है पंकज एक अहम और रोचक जानकारी की। जी, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम हर बार अपने दर्शकों को देते हैं। इन्फॉर्मेशन है पेड़ लगाने आखिर क्यों जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि जीवन जिसे कहते हैं उसे लगाना क्यों जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि घर के आसपास पेड़ लगाने से तापमान में 3% तक की कमी आ सकती है। यानी कि ऑक्सीजन देने के अलावा, पॉल्यूशन कम करने के अलावा आम के आम गुठलियों के दाम, आपके घर का जो है बिजली का बिल भी कम होगा। बिल्कुल। तो देखा आपने हम कितनी तेजी से अपने जीवन के आधार का सफाया करते जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इस मॉनसून हर हफ्ते कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगाएंगे, हम लेते हैं इजाजत। बिल्कुल। और कल सुबह 9 बजे फिर होगी मुलाकात देश दुनिया की तमाम खबरों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।